ओके डियर स्टूडेंट्स, एएस फिज़िक्स 9702 चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक जो भी हमने किया था पिछले लेक्चर में, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि इसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम एक जो है वो सिचुएशन हमने ली है केस 1 के लिए। केस 1 क्या था वो भी थोड़ा सा रिकॉल कर लें। उसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास जो है वो सिचुएशन ये होती है कि किसी बॉडी को हम एक कर्व पाथ बनाते हुए देखते हैं जब हमने उसको किसी एक ख़ास एंगल से थ्रो किया हो, और वो जो है वो एक ख़ास वेलोसिटी ज़ाहिर है उसकी यहाँ होती है। उसको फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने यू ले लिया है और जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो आपने थीटा ज़ाहिर है आपके पास है। तो ये आपके पास एक बुनियादी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ जो मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं, एक आर्बिट्री सी वैल्यू ले ली हैं आपको चीज़ें समझाने के लिए। और लेट अस कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये जो u है इसकी वैल्यू हमने ली हुई है कितनी, पता चला कि ये वैल्यू हमने ली है 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल की जो वैल्यू हमने ली है वो है 30 डिग्री। अब इसमें बहुत सी चीज़ें जैसे हमने डिस्कस की थी, तो हम 1 बाई 1 उसको मैथमेटिकली देखने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो पहली चीज़ मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि components of velocity at the time of projection, यानी जिस वक्त हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है उस वक्त हमारे पास जो है उसकी एक्स और वाई या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की क्या सूरत हाल थी। तो हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर को हम रिज़ॉल्व करना चाहें तो 2 कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व कर सकते हैं। वन इज़ यू वी या वर्टिकल कंपोनेंट जिसको आप यू वाई भी कह सकते हैं, और एक जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको आप यू एक्स भी कह सकते हैं। तो अगर इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हमें निकालना हो तो बहुत ही सिंपली हम रिकॉल कर सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ मैं लिख रहा हूँ वी नो दैट क्या है हमारे पास यहाँ पर, तो यू एक्स जो है वो यू कॉस थीटा है। तो पता चला कि हमारे पास जो वैल्यू थी यू की वो थी 20 और कॉस 30 हमारे पास है। तो हमने जब 20 को कॉस 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू 17.3 आ रही है, जिसको आप अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना चाहें तो सिर्फ 17 भी लिख सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। फ़िलहाल मैं इसकी वैल्यू यही ले रहा हूँ 17.3। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू विल गो फॉर, और ये जैसे हमने कहा था कि ये ज़ाहिर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और फॉर वर्टिकल कंपोनेंट जो आपके पास क्या है वो यू वाई है, एंड दिस इज़ यू साइन थीटा। व्हेन यू विल हैव दिस सिचुएशन दैट 20 साइन 30, तो आपके पास पता है आपको कि साइन 30 जो है वो 0.5 होता है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10। तो ये अभी जिस वक्त आपने इसको फायर किया है उसी वक्त ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमें जो बात याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो वैल्यू है किस चीज़ की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है। यानी ये वैल्यू जो है ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, लेकिन ये वैल्यू जो है वो चेंज होगी टाइम के साथ साथ। तो सपोज़ हमने कहा कि भाई सेकंड जो चीज़ है वो यही हम देख रहे हैं क्या, कि व्हाट आर द वेलोसिटी कंपोनेंट्स आफ्टर से 0.5 सेकेंड्स। तो एक ख़ास टाइम के बाद क्या सूरत हाल है।
तो पहली जो चीज़ मैंने आपसे कही वो तो बहुत सिंपल है, और वो आप क्या लिख सकते हैं कि जी हमारे पास जो वैल्यू है एज वैल्यू ऑफ यू एच और यू एक्स रिमेन कांस्टेंट throughout the motion, thus even after 0.5 seconds the value of UH or UX will be 17.3 meter per second, or you can write that UX is equal to UH is equal to 17.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बात हो गई किस चीज़ की, UX की। बट व्हाट अबाउट UV? अब यहाँ पर आपको रिकॉल करना पड़ेगा, बट for UV, or you can write in this way that, or for Y component of velocity after 0.5 second, we have what we have, हमने इक्वेशन पढ़ी है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वर्टिकल मोशन के हवाले से दिस इज़ वी वी एंड दिस इज़ यू वी, और यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है विद नेगेटिव साइन, और ज़ाहिर है टाइम की वैल्यू जो भी आ रही है। यहाँ पर यू वी जो है वो वैसे तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ हम डायरेक्टली भी वो यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ यू साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। तो ये पता चला आपको कि आपके पास इसकी वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद थी, और यहाँ पर था 9.8 और 0.5 सेकंड की बात हो रही है। तो मालूम ये हुआ कि यहाँ 10 और माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाई 0.5 जब आप करते हैं तो 4.9 आ रहा है। तो पता ये हुआ कि जो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर 0.5 सेकंड वो कितनी आ रही है, 10 माइनस 4.9, तो ये 5.1 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है। तो इस पॉइंट पर मिसाल के तौर पर ये वो टाइम था जब हमारे पास जो है वो 0.5 सेकंड्स जो है गुज़र चुके हैं। तो UX जो है वो तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया, यानी 17.3 मीटर पर सेकंड, और UV जो है वो कम होके 10 से तकरीबन आधा रह गया, 5.1 रह गया। तो ये आप यहाँ पर जो है वो इसको दिखा सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास VV है और 5.1 मीटर पर सेकंड है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। अब अगर हम एक और चीज़ यहीं से देखना चाहें कि भाई ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई हैं, तो इसी को अगर हम थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे बना दें, और वो यहाँ चले मैं लिख देता हूँ ताकि सामने ही रहे ये कि व्हाट विल बी, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है इसके साथ साथ कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर 0.5 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो है वो 0.5 जब सेकेंड जब गुज़र चुके हैं तो उस पर टोटल वेलोसिटी क्या है। जब हम कहते हैं ना वेलोसिटी, यहाँ लिखा है हमने वेलोसिटी कंपोनेंट्स, यहाँ लिखा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा। ये आप मेरे ख़्याल से बहुत आसानी से रिकॉल कर भी सकते हैं कि जो आपके पास
एक्स और वाई कंपोनेंट्स मौजूद हों तो हमें पता है कि v यानी फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर की शक्ल में आएगी या इससे फाइंड आउट की जा सकती है। तो वो हमने कहा कि 17.3 तो पहले से थी, वो वैसी ही है। जो y था कंपोनेंट वेलोसिटी का वो चेंज हुआ है, ये वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल वेलोसिटी ज़ाहिर है इसका इफ़ेक्ट आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि वो क्या होगा। तो 17.3 स्क्वायर प्लस 5.1 स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 325.3। और जब इसका आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो यह आपके बाद आ जाता है 18.0 तकरीबन। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास सिचुएशन है वो ये है कि वेलोसिटी, तो यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी देखी है वो हमारे पास आ रही है 18.0 मीटर पर सेकंड। और जो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई थी, अगर आपको वो याद हो, तो वो 20 थी। तो आपने कहा कि आपके पास जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज़ हो गई है। अब अगर आप ये मालूम करना चाहें कि किस एंगल पर ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एंगल है वो भी तब्दील होगा इसका, और उसके लिए फार्मूला जो था वो टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स है। तो वी वाई कितना आ रहा है यहाँ पर 5.1 और वी एक्स कितना था या है 17.3। तो आप इजीली थीटा निकाल सकते हैं और टेंजेंट थीटा जो है उसका इन्वर्स आप कर लीजिए तो वो आपके पास 5.1 डिवाइडेड बाई 17.3 को जब आप रेशो लेकर उसका इन्वर्स टेंजेंट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एंगल की। तो ये हम कर रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है, तो 5.1 डिवाइडेड बाई 17.3 ये हमारे पास आ रहा है 16.4। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल एंगल था वो आपके पास 30 था और अब ये डिक्रीज़ होकर 16.4 डिग्री रह गया है। तो ये आपकी समझ में आनी चाहिए बात कि हमने कैसे इसको कैलकुलेट किया और कहाँ पर हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज़ हुई। तो अगर आप रिकॉल करें तो ये असल में फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर यूज़ की। और अल्टीमेटली फिर जो हमारे पास थर्ड समझ लें पार्ट था इसका, वो ये था कि जो टोटल वेलोसिटी है आफ्टर 0.5 सेकेंड वो क्या होगी, तो वो हमने निकाली। और जब हम वेलोसिटी कहते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास होना चाहिए और उसका एंगल भी हमारे पास होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड उसका 20 से डिक्रीज़ होकर 18 और जो हमारे पास एंगल था वो डिक्रीज़ होकर 16.4 रह गया है। तो ये हमारे पास एक चीज़ है जो हम कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक और जो चीज़ हो सकती है या एक और जो सवाल इसमें आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है। तो हमने कहा कि जी वो ये है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट or what will be, you can write in this way, what will be the maximum height attained by the projectile। मैक्सिमम कितनी हाइट पर गया वो जा सकता है इस वेलोसिटी और इस एंगल के साथ जो हमने मेंशन की है। तो सिंपल बात क्या है कि हम वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं, इस हाइट की बात कर रहे हैं। तो बी केयरफुल। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हम टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो टाइम हम ना यूज़ करें। हमने कहा कि जी हमारे पास जो है वो दोनों सूरतें हैं। अगर हम टाइम जो हमें दिया गया था वो यूज़ नहीं कर रहे फ़िलहाल, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एट द हाईएस्ट पॉइंट, at the highest point we know that VV will be 0 meter per second. Therefore, if H is
the maximum height attained by the projectile then we can use third equation of motion as। क्या होगा इसमें? तो हमने कहा कि जी हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या इसको हम यूँ भी लिखते हैं कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो चेंज आ रही है हमारे केस के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से, वो क्या है 2gh वी स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर। अब ये ख्याल रखिए कि हमारे पास यू वी जो है मैक्सिमम हाइट पर वो ज़ीरो हो चुकी है, और जो है वो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल कंपोनेंट है, वो हमने निकाला था, और वो क्या था 10। तो ये जो 10 है इसी को हम ज़ाहिर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इनिशियल कंपोनेंट था इसका, और यहाँ पर -2 इंटू 9.8, बेसिकली 9.8 के साथ माइनस है ये, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 19.6h नेगेटिव के साथ, और यहाँ आ रहा है 100 क्योंकि स्क्वायर आप 10 का करेंगे तो वह 100 होगा, ज़ीरो तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो आपके पास जो कैलकुलेशन आ रही है वो क्या आ रही है, ज़ाहिर है यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, और हाइट जो आपके पास आ रही है वो आएगी 100 डिवाइडेड बाई 19.6। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 19.6, तो ये आपके पास आ रही है 5.1 मीटर, 5.1 मीटर। तो ये मैक्सिमम हाइट है। अब यहाँ एक और बात जो हम करते चलें, अभी जैसे हमने एक एग्जांपल दी हुई है कि भाई 0.5 सेकंड के बाद वो कहाँ होगी, तो जाहिर है कि उस वक्त वो कहीं यहाँ है, तो उसकी वो मैक्सिमम हाइट नहीं है। हमने कहा कि भाई उसको कैसे देखें, तो सिंपल चीज़ क्या थी कि s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और यहाँ पर जो है वो आप अगेन इसको अपने केस के लिहाज से अगर लिखें, अपनी सिचुएशन के लिहाज से लिखें, तो वो क्या होगा हाइट, और ये है यू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाइट जो है इस वक्त वो क्या है, तो हमने कहा कि जी हमारे पास जो हमने कंपोनेंट कैलकुलेट किया था वो था 10, टाइम वो हमसे कह रहा है 0.5, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ रही है 9.8, ये है 0.5 होल स्क्वायर। तो हम जो है वो देख रहे हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, तो 10 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से तो वो तो आ जाएगा आपके पास 5, और जब आप 9.8 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 0.5 के स्क्वायर से, तो आपके पास आता है 1.225। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो आपने हाइट अटेन की है वो आपके पास 5 माइनस 1.225 जो है उसकी वैल्यू आ रही है, तो 3.775, या सिंपली आप लिख सकते हैं 3.8 मीटर पर अभी आप गए हैं। यानी 0.5 जो है सेकंड अगर गुजरें तो आपके पास जो हाइट अटेन हुई होगी वो 3.8 मीटर होगी। तो इससे ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम हाइट है वो 5.1 है, और 0.5 सेकंड जो गुजरे हैं तो उस वक्त इसने ये हाइट अटेन की है, तो यहाँ कहीं हम पहुँच चुके हैं मसलन। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टाइम के साथ साथ क्या सिचुएशन बन रही है। अब एक और बात हम यहाँ पर देख रहे हैं, और उसमें हम क्या लिख रहे हैं या पॉइंट क्या है, तो हमने कहा जी पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ द टाइम टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, या व्हाट विल बी
डजंट मेक एनी डिफरेंस एज फॉर द क्वेश्चन इज कंसर्न। तो हमने कहा जी टाइम मालूम करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि नाउ फॉर मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, तो फिर वही चीज़ है कि हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो जो आपके पास टाइम की चूँकि आप बात कर रहे हैं, बी केयरफुल, तो आपने कहा कि जी हमारे पास वी जो है वो ज़ीरो है, कहाँ पर, मैक्सिमम हाइट पर। नाउ फॉर अगेन यू कैन राइट, नाउ फॉर मैक्सिमम हाइट क्या चीज़ आ जाती है आपके पास, तो आपने कहा जी साहब हमारे पास ये है, वी हैव दैट वी वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यू वी आपके पास जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड थी, जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। और टाइम जो है जो आपने मैक्सिमम हाइट के लिए निकाला है वो अगर टी है तो उसको हम मालूम करने जा रहे हैं। नाउ वी नो दैट, अगेन आप जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं यहाँ, वी वी इज़ इक्वल टू यू वी माइनस जी टी। एक्चुअल इक्वेशन क्या थी अगर उसको रिकॉल करें तो वह आपके पास थी v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हमने अपने केस के लिहाज से, प्रोजेक्टाइल के केस के लिहाज से इस तरह से लिखा था। अब यहाँ जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप जब इसको फर्दर चेंज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आपने कहा जी यू वी तो ज़ीरो है, वी वी ज़ीरो है, यू वी 10 है, ये 9.8 है, और जो है वो हमारे पास टाइम जो है उसको हमने कैपिटल टी लिखा था। तो ये फिर कैसे लिखा जा सकता है कि आप इसको यूँ लिख लें, 9.8 टी इज़ इक्वल टू 10। तो टी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी इजीली, और यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 डिवाइडेड बाई 9.8, तो वो आ रही है 1.02 सेकेंड। अब ये भी देखें कि ये जो अभी हमने देखा था यहाँ ऊपर की डिस्कशन में कि जब हमारे पास 0.5 सेकेंड था टाइम, तो उस वक्त मैक्सिमम हाइट ये थी। तो आप देखिए कि जब आप मैक्सिमम हाइट पर चले गए जो 5.1 है, तो उसके लिए अगर टाइम निकालना हो तो वो आपने टाइम निकाला तो वो आ रहा है 1.02502 सेकेंड्स। तो 0.5 से तकरीबन आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेरी हुआ है ये। तो मैक्सिमम टाइम ये है। अच्छा, इसी की कंटिन्यूएशन में फिर हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, और वो क्या है, हमने कहा जी वो सिक्स्थ पार्ट या सिक्स्थ जो है वो एक पैरामीटर हो सकता है, और वो सिक्स पैरामीटर क्या है, तो हमने कहा कि वो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको सपोज़ हम टी डैश कह देते हैं। अब यहाँ समझने की ज़रूरत असल में यह है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, तो वो हम ज़रा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने कहा था कि पॉइंट ए से जहाँ से उसको थ्रो किया गया है वो एक कर्व पाथ बनाता हुआ पॉइंट बी पर गया है या सी पर गया है, और इस पॉइंट ए से इसको पॉइंट सी तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि आप इसको ये देख सकते हैं कि ए से बी तक जाने में जिसको जितना टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा है, उतना ही टाइम इसको बी से सी तक आने में लगेगा। और जो है वो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश वी हैव, क्या भाई, कि हमारे पास जो है वो टी डैश जो है वो सिंपली 2t के बराबर है। तो जो आपके पास वैल्यू आई थी 1.02 मैक्सिमम हाइट के लिए आई थी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 1.02 सेकेंड जब आपने यूज़ किया तो आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया जो 2.04 सेकेंड्स है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से एक तो चीज़ है। दूसरी चीज़ जो ज़ाहिर है आपके जहन में रहनी चाहिए कि ये हमारे पास जो t है इसकी सूरत हाल क्या थी। अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ था कि gt और uv, यानी इसको अगर आप देखें तो ये कैसे लिख सकते हैं आप इसको,
ये तो आपके पास वी तो ज़ीरो हो गया था, यू वी माइनस जी टी मौजूद था, जिसको आपने ज़ीरो यू वी माइनस जी कैपिटल टी लिख लिया था। तो ये जी टी और ये यू वी, तो यहाँ टी जो है वो यू वी डिवाइडेड बाई जी आ रहा है, और यू वी क्या था, यू साइन थीटा। तो अगर आप डायरेक्ट मालूम करना चाहें तो ये फार्मूला है टाइम के लिए, जो मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए वो प्रोजेक्टाइल ले रहा है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि ये जो इक्वेशन है ये डायरेक्टली आप P2 में यूज़ नहीं करेंगे, P1 सॉल्व करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसको यहाँ इसलिए बताना मुनासिब समझा कि टी डैश की जो आपके पास फार्मूला बन के आ रहा है वो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी बन रहा है, क्योंकि जो टी था वो u साइन थीटा डिवाइड बाई जी था, और जो टी डैश है वो 2t है। तो सिंपली आप t की जगह जब ये वैल्यू रख रहे हैं u साइन थीटा ओवर g, या ये फार्मूला रख रहे हैं, तो आपके पास ये फार्मूला डेवलप हो रहा है। तो ये भी एक हाथ के हाथ काम करते रहें कि टी डैश जो है या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इस तरह से निकाली जा सकती है। तो एक ये सारी चीज़ें हो गई। फिर एक और जो चीज़ इसमें पूछी जाएगी या पूछी जा सकती है वो है आपके पास क्या कॉन्सेप्ट कि भाई हमारे पास जो है वो, अगर हम देखें तो जो हमारे पास रेंज है वो क्या है। रेंज, या चले हम इसको रेंज कहने के बजाय फ़िलहाल तो हम इसको यूँ करके लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या है, तो सिंपल चीज़ ये थी कि यहाँ पर हमने ये सीख लिया था कि हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, लिहाजा जो इक्वेशन है वो सिंपली इस तरह से लिखी जाती है, या ये वाली इक्वेशन यूज़ होती है कि s इज़ इक्वल टू यू टी। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हों तो वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पर बात करें कि जी हमारे पास x डिस्टेंस जो है वो क्या है, जबकि कोई x टाइम गुजर गया है, तो वो टाइम हमने कितना लिया था, मसलन 0.5 सेकेंड। तो हमने कहा कि जी 0.5 सेकेंड के बाद जो x है वो क्या है, तो ये जो था UH हम निकाल चुके हैं, और अगर चाहें तो दोबारा इसको लिख लें u cos थीटा इंटू टी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो 17.3 थी, और अगर हम ये देखें कि 0.5 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो वो सिंपली हमारे पास 17.3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके 8.65 तकरीबन आ रहा है। तो ये 8.65 या सिंपली इसको 8.7 मीटर आप कहें, तो ये आपके पास जो है वो इस वक्त डिस्टेंस है किस चीज़ का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो हमने बात की थी कि साहब हमारे पास जो है वो इस टाइम के बाद हाइट कितनी है 0.5 के बाद मसलन, तो वो ये हाइट थी जो ज़ाहिर है फुल हाइट नहीं थी, ये हाइट थी कहीं मसलन। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये x डिस्टेंस है जो फ़िलहाल फुल रेंज नहीं है। लेकिन अगर हम फुल रेंज की बात करें तो फिर क्या करेंगे, तो हमने कहा कि नाउ फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। तो हमने लिखा कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि इस केस में कि x इज़ इक्वल टू आर और u साइन थीटा, सॉरी u कॉस थीटा, और चूँकि ये UH की बात हो रही है u कॉस थीटा, और टोटल टाइम जो था वो था t डैश। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली पहले देख लें तो हमारे पास जो है वो u कॉस थीटा है, इनफैक्ट ये u कॉस थीटा, और यहाँ पर t जो था वो था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। तो जब आप ये यूज़ करते हैं दोनों चीज़ें तो आपके पास ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है कि u स्क्वायर 2 cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ये याद रखिएगा कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जो 2 cos थीटा साइन थीटा को बताती है कि वो किसके बराबर है, तो वो साइन 2 थीटा के बराबर है। देयरफॉर हमारे पास जो r है वो कैसे लिखा जा सकता है, u स्क्वायर
और ये जो हमारे पास है वो क्या है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये एक मैंने फार्मूला भी डेवलप कर दिया है ताकि आप अगर उसको कहीं यूज़ करना चाहें तो कर लें, लेकिन जो फ़िलहाल हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसके लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सी चीज़ एक ये थी कि जो वैल्यू है इनफैक्ट वो सिंपली दी गई थी u की वैल्यू, और वो कितनी दी गई थी 20, तो 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा का ख्याल रखिए वो दिया गया था हमें 30 डिग्री। पहले ये मालूम करेंगे फिर आप उसको डिवाइड करेंगे, सब कुछ जो है कैलकुलेशन इस तरह से होगी कि जो है वो सबसे पहले तो आपने ज़ाहिर है साइन 60 की वैल्यू देखनी है और उसको आप 400 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जो है वो 220 का जो स्क्वायर आएगा वो 400 आएगा, तो ये 346.4 आ रहा है। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 9.8 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है कितनी, 35.34, यानी सिंपली आप इसको अगर चाहें तो 35 भी लिख सकते हैं। 35 मीटर इसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो दिस इज़ द रेंज, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ये आ रहा है किस एंगल पर, इस एंगल पर 30 डिग्री पर। लेकिन क्या वाकई एक सवाल ये भी आ जाता है कि क्या वाकई हमारे पास 20 डिग्री जो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमारे पास वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं वेलोसिटी को, तो क्या हमारे पास यही रेंज पॉसिबल है या कोई एक ऐसा एंगल भी है जिस एंगल पर हम इससे ज़्यादा रेंज ले सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम एक और काम कर रहे हैं, और वो ये है कि हमने कहा कि जो है वो हमारे पास ये था 7th पार्ट था। एक और जो चीज़ हम यहाँ सीख रहे हैं वो है क्या, कि एंगल फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी हम एक एंगल मालूम करना चाहते हैं जिससे हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हासिल कर सकें। तो अगर आप गौर करें तो अभी हमने क्या किया था कि वी नो दैट फार्मूला जो अभी हमने डेवलप किया है वो क्या है, r इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ पर जाहिर है जो वेलोसिटी है वो तो कोई एक वैल्यू है उसकी, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो थीटा है ये क्या हो कि हमारे पास जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमने कहा कि बट जो साइन 2 थीटा है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है ये देखना है हमें। तो हमें ये पता चला कि जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है 1, और अगर हम इसको इन्वर्स करें तो हमें वो एंगल पता चल जाएगा जिसके लिए ये वैल्यू आती है। तो पता चला वो है 90 डिग्री, यानी साइन 1 जो है उसको अगर आप इन्वर्स करें तो वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए जब आप 90 डिग्री को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 45 डिग्री का एंगल है ये वो एंगल है जिस पर अगर आप किसी जो है वो प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पे जाता है। यानी अगर आपके पास सिचुएशन इस तरह की है कि आपने एक शेल फायर किया है और उसका जो एंगल है वो कुछ भी है बट 45 नहीं है, तो वो जो है वो मैक्सिमम रेंज पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये एंगल जो है वो 45 डिग्री आप रखेंगे तो जो भी वेलोसिटी हो, ज़ाहिर है वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन जो भी वेलोसिटी हो, जैसे इस केस में हमने 20 वो ली हुई थी, तो इस वक्त वो मैक्सिमम रेंज पे जाएगा, मसलन यहाँ जाएगा। लेकिन अगर आप जो है तो ये इसकी मैक्सिमम रेंज है, इसको आप RMX भी कह सकते हैं, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। लेकिन अगर आपने इसका एंगल जो है वो इसके मुकाबले में डिक्रीज़ किया या इंक्रीज़ किया तो हर सूरतों में इसकी रेंज कम हो जाएगी, ये कहीं यहाँ गिर जाएगा। और ये अगर आपने ज़्यादा एंगल से इसको थ्रो कर दिया तो अभी ये यहाँ से जाकर वापस जब आएगा तो इसकी रेंज कम हो जाएगी। तो ये आपके पास
एक रेंज किसी स्मॉल एंगल के लिए, और ये दूसरी रेंज जो है वो किसी ग्रेटर एंगल के लिए, ग्रेटर देन 45 और लेस देन 45, दोनों के लिए जो आपके पास रेंज है वो डिफरेंट हो जाएगी। लेट मी शो यू दिस विद द हेल्प द एनिमेशन एज वेल। तो इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ देख लें तो जो है वो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। तो ये जो मैंने एनिमेशन आपको पहले भी दिखाई है, इसको अगर आप जो है वो गौर से देखेंगे तो आपको एंगल का जो इफ़ेक्ट है वो भी पता चल जाएगा। यहाँ देखें, ये आपके पास मिसाल के तौर पर एंगल है 25 डिग्री का, और वेलोसिटी आपने 15 रखी हुई है मसलन यहाँ। तो ये आपके पास रेंज आ रही है कितनी, मसलन 17.2। लेकिन इसी को अगर आप इंक्रीज़ करें और जो है वो इसका एंगल आप चेंज करके इसको आप ले जाएं किसी 45 डिग्री के एंगल पर, तो अब आप उसी देखेंगे कि वेलोसिटी से आपकी रेंज इंक्रीज़ हो गई है। तो 17.2 से वो अब इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई, 22.8। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप इसी जो है वो प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से भी इंक्रीज़ कर दें इसका एंगल, और यहाँ कहीं आपने मिसाल के तौर पर 75 कर दिया, तो आप देखते हैं कि वो फिर रेंज उसकी आपको पता चला कि डिक्रीज़ हो गई। तो चाहे एंगल जो है वो आपका 45 से कम हो या 45 से ज़्यादा हो, हर दो सूरतों में जो रेंज है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो मैक्सिमम अगर हॉरिजॉन्टल रेंज पे फेंकना चाहते हैं या अटेन करना चाहते हैं, जैसे अक्सर आप देखते हैं कि हमारे क्रिकेट के प्लेयर मिसाल के तौर पर छक्का लगा रहे हैं और पता चला कि वो 6 होने के बजाय ग्राउंड में गिर गई। तो वो 6 क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि जो एंगल था वो बेस्ट नहीं बना। तो अगर कोई एक ख़ास फोर्स से हिट कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम देख रहे हैं कि ग्राउंड में बॉल गिर रही है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज वाला नहीं था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से इसको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को समझें। और ये बात याद रखिए कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो एंगल है वो आपके पास 45 डिग्री है। और अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो किसी वेलोसिटी के लिए, तो फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये फार्मूला जो यहाँ आपने लिखा है वो ज़ाहिर है, जैसे मैंने लिखा कि R इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी साइन 2 थीटा। तो जैसे अभी हम बात करके आ रहे हैं कि मैक्सिमम जो एंगल है या मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल है वो 45 डिग्री है, और अल्टीमेटली जब आप इस 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90 हो जाता है, और साइन 90 है 1। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि मैक्सिमम रेंज अगर आपने निकालनी है तो आप वेलोसिटी के स्क्वायर को डिवाइड कर दें जी से, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बट रिमेंबर दिस थिंग कि ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 45 डिग्री के लिए है। तो होपफुली ये जो मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाई हैं कुछ चीज़ें, ये आपके समझ में आई हैं, और इंशाल्लाह हम जब और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पास पेपर्स की तो ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी समझ में आया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जो मेरे पहले चैप्टर्स हैं, पहले लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के, उनको भी गो थ्रू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको फौरी तौर पे मिल सकें। और आप लाइक करते हैं तो थोड़ा सा जो है वो एक हौसला अफजाई होती है, और जो है वो टीचर भी इंथुसियास्टिकली आपको जो है वो हेल्प करेगा और करता है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।